नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। दोस्तों, बतानी है कि जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो आप लोग याद रखेंगे सूर्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो आप लोग याद रखेंगे सूर्य के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहां स्थित है। दोस्तों, ओएनजीसी बताने कि इसका हेड क्वार्टर कहां पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे देहरादून में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ओएनजीसी का मुख्यालय हेड क्वार्टर देहरादून शहर में स्थित है। ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि ओएनजीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो आप लोग याद रखेंगे देहरादून में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बतानी है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे बैडमिंटन से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है। तो आप लोग याद रखेंगे बैडमिंटन से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। दोस्तों, बताने है कि सूर्य की ऊर्जा किसके माध्यम से उत्पन्न होती है। तो आप लोग याद रखेंगे परमाणु संलयन, यानी कि दोस्तों इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, परमाणु संलयन से इसी के माध्यम से सूर्य की जो ऊर्जा होती है दोस्तों ये उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, परमाणु संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। दोस्तों, बतानी है कि विश्व में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा। तो आप लोग याद रखेंगे जो दूसरी सबसे बड़ी भाषा है दोस्तों वो है स्पेनिश, यानी कि ऑप्शन भी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, स्पेनिश भाषा विश्व में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। बात करें प्रथम भाषा की तो वो है मैंडेरिन। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विश्व में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है स्पेनिश और पहली सबसे बड़ी भाषा है वो है मैंड्रिन। तो इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, बतानी है कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक अर्थात दोस्तों नेवी पावर का इस्तेमाल किया था। तो आप लोग याद रखेंगे वो राजा था दोस्तों राजेंद्र चोला, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, राजेंद्र चोला ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल इन्होंने किए थे। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, राजा का नाम है राजेंद्र चोला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन एक प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। दोस्तों, बताने है कि इनमें से कौन सा एक प्राचीन संस्कृत क्या है शब्दकोश है अर्थात डिक्शनरी है। तो आप लोग याद रखेंगे अमरकोश, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अमरकोश जो है ये क्या है, एक प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है, संस्कृत लैंग्वेज का डिक्शनरी है अमरकोश। आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान किस प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, बताने है कि थार रेगिस्तान किस प्रदेश में है। तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थार रेगिस्तान किस प्रदेश में है। तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
माचिस की तीलियों में होता है? दोस्तों बतानी है कि माचिस की तीलियों में क्या होता है, कौन सा पदार्थ होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फॉस्फोरस, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, माचिस की तीलियों में फॉस्फोरस होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। माचिस की तीलियों में जो आगे का दोस्तों भाग होता है वो फॉस्फोरस होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में किस व्यक्ति ने कार्य किया? दोस्तों बतानी है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों इसी के साथ साथ ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, और इसके साथ साथ गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य संभाला। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है? एसी आप लोगों को दोस्तों पता होगा अल्टरनेटिव करंट। किसके द्वारा अल्टरनेटिव करंट को डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है, उस उपकरण का नाम बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे रेक्टिफायर, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रेक्टिफायर द्वारा दोस्तों एसी करंट को डीसी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग आप लोग याद रखेंगे मोबाइल के चार्जर में, लैपटॉप के चार्जर में भी किया जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है कहां पर? तो मोबाइल के चार्जर में, एडॉप्टर में और लैपटॉप के चार्जर में। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उस उपकरण का नाम है रेक्टिफायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है क्योंकि? दोस्तों बतानी है कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है, इसका क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ी कारण है कि लाल मिट्टी पर खेती नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी जल धारण क्षमता होती है दोस्तों, ये बहुत ही कम होती है। लाल मिट्टी पर दोस्तों जो पानी है, जल है, वो बहुत कम समय तक ही स्टेबल हो पाता है, टिक पाता है। यही सबसे बड़ी कारण है, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे कि हमारे शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। क्या है? एक ग्रंथि है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रोस्टेट क्या है? एक ग्रंथि है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश से थे? तो आप लोग याद रखेंगे सम्राट अशोक दोस्तों मौर्य वंश से थे। किस वंश से थे? मौर्य वंश से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे केसर की खेती जम्मू कश्मीर राज्य में की जाती है।
ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केसर की खेती किस राज्य में होती है? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अभ्रक यानी कि माइका। अभ्रक मतलब माइका होता है दोस्तों। किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? बताने हैं कि अभ्रक जो है ये किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे बिहार राज्य में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अभ्रक अर्थात माइका किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे बिहार राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कार्ले की बौद्ध गुफाएं, तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी याद रखेंगे महाराष्ट्र में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रेलवे की परीक्षा में रिपीट होने वाला प्रश्न है। बतानी है कि हमारे शरीर का एकमात्र अंग कौन सा है जो क्या हो सकता है, पुनः विकसित हो सकता है, पुनः सृजित हो सकता है। यानी कि दोस्तों अगर वह अंग खराब हो जाता है तो वो अपने आप क्या कर लेगा, अपने आप को पुनः विकसित कर लेगा, यानी कि पुनः से निर्माण कर लेगा, पुनः से सृजित कर लेगा। तो वो दोस्तों अंग है, आप लोग याद रखेंगे यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित करने की अपने आप को क्षमता रखता है वो है यकृत अर्थात लीवर। जो अंग नहीं है दोस्तों ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर यानी कि यकृत। ये पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, एकमात्र अंग अर्थात ग्रंथि है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ होती है? जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों श्रीनगर। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ होती है? तो आप लोग याद रखेंगे श्रीनगर में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि जो कुरुक्षेत्र है ये महाभारत से संबंधित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, ये युद्ध क्षेत्र है। यानी कि महाभारत की लड़ाई दोस्तों कुरुक्षेत्र में ही हुई थी। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। तो बतानी है कि ये किसके निकट स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे अंबाला शहर के निकट स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र है दोस्तों, जो किसके निकट स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे अंबाला शहर के निकट में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। दोस्तों बतानी है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा व्यास। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आइंस्टीन द्वारा विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को भी दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि आइंस्टाइन के द्वारा विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1905 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के द्वारा। कब? तो दोस्तों ये भी आप लोग याद रखेंगे 1905 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन थे? बाह्य अर्थात दोस्तों बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे यूरी गागरिन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे यूरी गागरिन विश्व के प्रथम व्यक्ति थे बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, एशिया का सबसे पुराना तेल शोधन संयंत्र क्षेत्र कहां पर स्थित है? देखिए दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना तेल शोधन संयंत्र क्षेत्र बतानी है तो आप लोग याद रखेंगे असम के डिगबोई में। जी हाँ दोस्तों, अपने ही देश असम के डिगबोई में एशिया का सबसे पुराना तेल शोधन संयंत्र क्षेत्र यहीं पर स्थापित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, असम के डिगबोई में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि विश्व के किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है तो आप लोग याद रखेंगे लंदन में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लंदन शहर में दोस्तों सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? देखिए दोस्तों, बताने हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था तो आप लोग याद रखेंगे मुगल शासक अकबर ने, यानी कि ऑप्शन बी मुगल शासक अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, राखल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बताने हैं कि राखल लीला नामक लोक नृत्य किस राज्य का है तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी असम। जी हाँ दोस्तों, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है, फोल्क डांस है तो आप लोग याद रखेंगे असम राज्य के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? जी हाँ दोस्तों, बताने कि इनमें से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा यूरेनस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, यूरेनस ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है, ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है तो आप लोग याद रखेंगे राज्यसभा को उच्च सदन अर्थात सीनियर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, या इसे दोस्तों और भाषा में कहें तो बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है। वही बात करें निम्न सदन तो ये दोस्तों लोकसभा सदन लोकसभा को कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है और राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन सीनियर हाउस कहा जाता है, या और भाषा में इसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उच्च सदन सीनियर हाउस। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे कि जंतर मंतर जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो बताने हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है जंतर मंतर का, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ये एक खगोलीय वेधशाला है। क्या है? खगोलीय वेधशाला, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली स्थित जंतर मंतर, इसका ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है तो दोस्तों ये क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।